वॉइस क्लियर है या मैं थोड़ा लाउड बोलूं? सर वॉइस क्लियर है सर आपकी। क्लियर है सर। ओके ओके, थैंक यू। नोट करिए साथ साथ। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। ब्रांच के अंदर आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं? नंबर 1, डिपेंडेंट ब्रांच। वो ब्रांच जो डिपेंड करती है अपने हेड ऑफिस के ऊपर। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट ब्रांच। वो ब्रांच जो डिपेंड नहीं करती अपने हेड ऑफिस के ऊपर, जो इंडिपेंडेंट है। सर एक बात बताइए, ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? किस चीज में डिपेंडेंसी या इंडिपेंडेंसी चेक करेंगे हम? लिखिए जरा ब्रैकेट में, dependent branch, it depends on its head office. Independent branch, it does not depend on its head office. It does not depend on its head office. थर्ड और फोर्थ टॉपिक और लिखने वाले हैं हम। 4 टॉपिक आएंगे। पहले नोट लिखते हैं कि डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी किस रिगार्डिंग हम चेक करने वाले हैं। नीचे नोट लिखिए। अ ब्रांच इज कॉल्ड डिपेंडेंट ब्रांच if it does not maintain its own set of books. Similarly, a branch will be called independent if, क्या आएगा अंदाजे से बताइए? अगर कोई ब्रांच अपने सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं करती है तो उसे डिपेंडेंट बोलते हैं कि भैया ये ब्रांच अपने सेट ऑफ बुक्स के लिए डिपेंड करती है हेड ऑफिस पर। उसी तरीके से अगर कोई ब्रांच अपने सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करती है तो क्या बन जाएगी? इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच। इट मींस जो मैंने आपको भी लिखवाया कि डिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है, इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है, तो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये चीज हम इस बात से पता लगाएंगे कि ये ब्रांच अपने सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करती है या नहीं करती है। ठीक है जी? यस सर। Similarly, a branch will be called independent if it maintains its own set of books. सेट ऑफ बुक्स का मतलब कुछ नहीं है, जस्ट ये है कि वो अपना रिकॉर्ड, सारी अकाउंटिंग खुद करती है। अगर कोई ब्रांच तो इंडिपेंडेंट है, और अगर कोई ब्रांच अपनी अकाउंटिंग नहीं करती है, उसने अपना अकाउंटेंट नहीं रखा हुआ है, हेड ऑफिस ही उसकी सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, वही टैली में डाटा मेंटेन करता है, तो वो ब्रांच डिपेंडेंट बन जाएगी। ओके, थर्ड टॉपिक लिखिए अब आप। थर्ड टॉपिक होने वाला है हमारा फॉरेन ब्रांच एंड फॉरेन हेड ऑफिस। फॉरेन ब्रांच एंड फॉरेन हेड ऑफिस। फोर्थ टॉपिक जो होगा वो होगा होल सेल ब्रांच। 4 टॉपिक हमें पढ़ने हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, फॉरेन ब्रांच, फॉरेन हेड ऑफिस और होल सेल ब्रांच। तो दोस्तों, फॉरेन ब्रांच एंड सर वो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है 2 के बाद? टॉपिक्स टू बी कवर्ड, डिपेंडेंट ब्रांच, इट डिपेंड्स ऑन इट्स हेड ऑफिस। डन? यस सर। और कुछ पूछना है?
और कुछ पूछना है, मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़ो। ठीक है, 4 टॉपिक्स हैं दोस्तों हमारे पास: डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, फॉरेन ब्रांच एंड फॉरेन हेड ऑफिस और होलसेल ब्रांच। फॉरेन ब्रांच एंड फॉरेन हेड ऑफिस का मतलब होगा, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वो ब्रांच जो विदेश में है, इंडिया में नहीं है, उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं। हेड ऑफिस जब इंडिया में होता है उसकी बुक्स में, एंड फॉरेन हेड ऑफिस मतलब जब हमारा हेड ऑफिस फॉरेन में होता है तब क्या क्या अकाउंटिंग हम फॉलो करते हैं। होलसेल ब्रांच बिल्कुल लास्ट में आएगा, ये हम अभी नहीं देखेंगे। इन 4 टॉपिक्स में से जिस टॉपिक से हम शुरुआत करने वाले हैं उसका नाम होगा इंडिपेंडेंट ब्रांच। हम सेकंड टॉपिक इंडिपेंडेंट ब्रांच से शुरू करने वाले हैं। इसका रीजन ये है दोस्तों कि डिपेंडेंट ब्रांच इंडिपेंडेंट ब्रांच पर डिपेंड करती है समझने के लिए। जब हम इंडिपेंडेंट ब्रांच समझ लेंगे उसके बाद डिपेंडेंट ब्रांच समझना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। लेकिन अगर हम उल्टा चलते हैं, पहले डिपेंडेंट फिर इंडिपेंडेंट, तो वो गलत हो जाता है। बहुत से टीचर्स ऐसा कराते हैं। इवन आपके स्टडी मटेरियल में भी अगर आप देखेंगे, आईसीआई के स्टडी मटेरियल में भी, सीए इंटर में जो बच्चे पढ़ते हैं ब्रांच, उसमें भी पहले डिपेंडेंट ब्रांच दे रखा है, जो कि गलत है। पहले इंडिपेंडेंट ब्रांच से शुरू करना चाहिए, उसके बाद हम फॉरेन ब्रांच, फॉरेन हेड ऑफिस देखेंगे, देन होलसेल ब्रांच। तो शुरू करते हैं हम इंडिपेंडेंट ब्रांच से। एक माइंड मैपिंग हो गई आपके दिमाग में कि आपको इंडिपेंडेंट ब्रांच से शुरू करना है। ऊपर लिखिए जरा, इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच मीनिंग लिखेंगे सबसे पहले। इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्या मीनिंग होता है, जो कि आप ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं। अ ब्रांच which depends on its which does not depend which does not depend a branch which does not depend on its head office for its records। ट्रांजैक्शंस को, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए जो ब्रांच हेड ऑफिस पर डिपेंड नहीं करती उसे कहते हैं हम इंडिपेंडेंट ब्रांच। इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट ब्रांच। एक रूल लिखिएगा सबसे पहले आप लोग। सर ये एचओ क्या है? हेड ऑफिस, एचओ एब्रीविएट करके मैंने लिखा हुआ है, हेड ऑफिस है। आप इसकी आदत डाल लीजिए, क्योंकि पूरे चैप्टर में जहां भी हम नोट्स बनाएंगे हम एचओ ही लिखने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम तो हमें बचाना चाहिए ना, जहां हम बचा सकते हैं। एग्जाम में अगर आपको कहीं लिखना पड़ेगा तो आप पूरा लिखिएगा, बाकी क्लासेस में आप एचओ लिख सकते हैं, हेड ऑफिस। गोल्डन रूल, ब्रांच एंड head office are considered, branch and head office are considered separate from each other for accounting purpose। कसम खा लीजिए दोस्तों, कसम खा लीजिए, अपना अपना हाथ आगे बढ़ाइए और कसम खा लीजिए कि जब भी हम इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे या किसी भी टॉपिक को कंसीडर कर रहे होंगे, ब्रांच और हेड ऑफिस को सेपरेट मानेंगे, अलग अलग मानेंगे। होता क्या है, कई बार जब हम आगे बढ़ेंगे और आप ये खुद भी गलती करेंगे, बच्चा सेंटी हो जाता है। वो कहता है कि भैया ब्रांच हेड ऑफिस एक ही तो बात है, ब्रांच ने किया लेकिन ब्रांच हेड ऑफिस का ही तो पार्ट है, तो ऐसा समझो हेड ऑफिस ने किया। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर ब्रांच ने की तो हेड ऑफिस पर ही उसका इफेक्ट आने वाला है। इसका मतलब ये दोनों चीजें सेम है। अल्टीमेटली प्रैक्टिकली ये दोनों सेम है, इनका ओनर एक ही है, लेकिन अकाउंटिंग पर्पस के लिए आप इनको अलग अलग कंसीडर करके चलेंगे। ये कसम खा लीजिए, अपने दिमाग में इस बात को आप बिठा लीजिए, अदरवाइज दिक्कतें आपको हो सकती हैं। ठीक है, अकाउंटिंग पर्पस के लिए आपको इन्हें अलग अलग मानना पड़ेगा। अरे भैया सीधी सी बात है, अभी आप देखो आपने क्या लिखा, जो ब्रांच अपने रिकॉर्ड्स अलग मेंटेन करती है वो इंडिपेंडेंट है, तो सीधी बात है आपको अलग मानना पड़ेगा ना।
ब्रांच को, तभी तो वो इंडिपेंडेंट बनेगी। तो जो ब्रांच अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है वो इंडिपेंडेंट है और उसे हम हेड ऑफिस से अलग ही कंसीडर करके चलेंगे अकाउंटिंग पर्पस के लिए। सर अलग कंसीडर करने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर ब्रांच कोई ट्रांजैक्शन करेगी तो ब्रांच की बुक्स में एंट्री की जाएगी, हेड ऑफिस कोई ट्रांजैक्शन करेगा तो हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री की जाएगी। ऐसा नहीं है कि ब्रांच ने कोई ट्रांजैक्शन कर दी तो आप उसकी एंट्री हेड ऑफिस की बुक्स में कर दोगे कि भैया एक ही बात है, ब्रांच और हेड ऑफिस अलग अलग थोड़ी ना है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। ईच अदर फॉर के बाद क्या लिखे हुआ पर्पज के पहले? फॉर अकाउंटिंग पर्पस। सर ये अकाउंटिंग लिखा हुआ है। ACCOUNTING। भाई मैंने अकाउंट शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है AC, फिर ING मैंने लिखा हुआ है। आदत पड़ जाएगी आपको, थोड़ा थोड़ा मेरे साथ चलोगे, आज फर्स्ट क्लास है। सर ये गोल्डन रूल इंडिपेंडेंट ब्रांचिंग के लिए या फिर हर जो भी डिपेंडेंट? ये गोल्डन रूल अभी इंडिपेंडेंट ब्रांच के लिए है। ऊपर मैंने टॉपिक लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ब्रांच, उसके अंडर ही लिखा है हमने ये गोल्डन। आगे चले। यस सर। यस सर। ओके चलिए अब चलते हैं हम जरा जर्नल एंट्रीज की तरफ। जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग आपको अच्छे से पता है, ट्रांजैक्शन हो जाती है जर्नल एंट्री से स्टार्ट होती है। तो कोई भी चैप्टर अकाउंट में हमें समझना है तो उसकी जर्नल एंट्री पर तो हमें आना ही पड़ेगा। हम आ गए जर्नल एंट्री पर। अच्छा, अब आपको क्या काम करना है, मैं आपको वन बाय वन ट्रांजैक्शन कुछ बताने वाला हूं और आप मुझे जस्ट उस गोल्डन रूल का यूज करते हुए ये बताएंगे कि ये ट्रांजैक्शन मैं हेड ऑफिस की बुक्स में रिकॉर्ड करूं या ब्रांच की बुक्स में रिकॉर्ड करूं। आपको सिर्फ इतना बताना है। चलिए लिखिए जरा। गुड्स purchased by head office। goods purchased by head office। क्या लगता है किसकी बुक्स में एंट्री होनी चाहिए? हेड ऑफिस या ब्रांच? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस। ब्रांच की मैं कर दूं, एक ही बात है हेड ऑफिस और ब्रांच? नो सर। नो सर, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। ब्रांच की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होने वाली है क्योंकि ये हेड ऑफिस ने गुड्स परचेज किए। क्या एंट्री करोगे आप? 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो जब छोटे थे आप लोग। परचेज, हाँ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश। टू कैश। कोई और भी आंसर आएगा क्या मेरे पास टू कैश से अलग? कोई कुछ कहना चाहता है? बैंक। बैंक। बैंक, वेरी गुड, बैंक। एक और आवाज आ रही थी अभी। क्रेडिटर। क्रेडिटर। वेरी गुड, क्रेडिटर। सही जवाब है आप सभी के। अगर आपने कैश परचेज किया है तो टू कैश आ जाएगा, बैंक से पेमेंट किया तो बैंक आ जाएगा, और अगर आपने उधार परचेज किया है, क्रेडिट परचेज किया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट। ब्रांच की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी। सेकंड, गुड्स परचेज्ड बाय ब्रांच। गुड्स परचेज्ड बाय ब्रांच। ब्रांच ने गुड्स परचेज किए हैं, हेड ऑफिस की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। अब तो ये बात आप जान चुके हैं अच्छे से। ब्रांच की बुक्स में यही एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या क्रेडिटर अकाउंट। टू कैश बैंक या क्रेडिटर अकाउंट। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। रेंट पेड बाय ब्रांच। रेंट पेड बाय ब्रांच। दिल पर हाथ रखिए और गोल्डन रूल फॉलो करते हुए बताइए जरा, ब्रांच ने रेंट पे किया है, कौन एंट्री करेगा? ब्रांच में। हेड ऑफिस की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। ब्रांच की बुक्स में एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, याद है 11th क्लास के 3 गोल्डन रूल हुआ करते थे? यस सर। उसमें से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश और बैंक। कैश या
बैंक। अगर पेमेंट नहीं किया तो उस बंदे का नाम लिख दोगे आप लोग। चलिए 4th एंट्री की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, अब एक इंपॉर्टेंट एंट्री आने वाली है। गुड्स ट्रांसफर्ड टू ब्रांच, goods transferred to branch by head office cost rupees 1 lakh for rupees 1,10,000. Goods transferred to branch by head office cost rupees 1 lakh for 1,10,000. इसका मीनिंग ये हुआ कि ब्रांच को हेड ऑफिस ने गुड्स ट्रांसफर किए हैं, सामान ट्रांसफर किया है, इन्वेंट्री ट्रांसफर किया है, 1 लाख रुपए जिसकी कॉस्ट थी, और ब्रांच को हेड ऑफिस ने कितने में दिए है वो? 1,10,000 में। 1,10,000। तो पहले तो ये बताओ कि क्या कोई हेड ऑफिस अपनी ही ब्रांच से प्रॉफिट कमा सकता है? 1 लाख का सामान 1,10,000 में बेच सकता है क्या? नो सर। नो सर। और कोई जवाब? मैंने आपसे क्या कहा था कि आप सेंटी हो जाते हो, और मैंने कहा था सर कि दोनों सर अलग अलग डिपार्टमेंट है तो सर प्रॉफिट ले सकता है सर। बिल्कुल सही जवाब। मैंने यही कहा था कि भैया बीच बीच में सेंटी हो जाओगे, और मैंने कहा था आप गलती करोगे, और अभी आपने गलती की भी। मैंने कहा हेड ऑफिस अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रांच को अलग ऑर्गेनाइजेशन मान के चलिए, तो डेफिनेटली वो उसको 1 लाख का सामान 1,10 पे बेच सकता है। नो इश्यूज एट ऑल। ओके, उसके बाद ये बताइए एंट्री किसकी बुक्स में होगी, हेड ऑफिस या ब्रांच? दोनों में होगी सर। दोनों में सर होगी। दोनों में होगी। जिसका ये जवाब है दोनों में होगी, उनको मैं बता दूं उनका जवाब गलत है। वो फिर से सेंटी हो गए। क्यों? उन्हें लगा हेड ऑफिस ने ट्रांसफर किए गुड्स तो ब्रांच ने रिसीव किए होंगे, दोनों की बुक्स में एंट्री होनी चाहिए। लेकिन आप ध्यान से पढ़िए, अभी सिर्फ ट्रांसफर की बात चल रही है। सिर्फ जब ब्रांच रिसीव करेगी तब एंट्री होगी। अभी लिखा नहीं है कि ब्रांच के पास भी वो गुड्स रिसीव हो गए हैं, ठीक है? यस तो सिर्फ हेड ऑफिस में होगी। यस, सिर्फ हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? रूल याद है? डेबिट द रिसीवर। यस सर। ब्रांच अकाउंट ब्रांच हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस। बताइए कितनी गलत बात कर रहे हैं आप? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, वो तो एंट्री खत्म ही हो जाएगी। ब्रांच को डेबिट कर दिया, हेड ऑफिस को क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे टू सेल्स लिख दूं? यस सर, टू सेल्स। यस सर। अब भी गलत है आप लोग। परचेज होगा ना सर? सर प्रॉफिट होगा सर। ब्रांच के बाद सर प्रॉफिट टू हेड ऑफिस। अब देखिए मैं क्या लिखता हूँ, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। आप इसको सेल नहीं कह सकते। सेल वो होती है जो आप थर्ड पार्टी को करते हो। भले ही आपने एक अलग ऑर्गेनाइजेशन को सामान सेंड किया है, लेकिन जब आप कंसोलिडेशन करोगे, जब आप हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों के अकाउंट्स को मिलाओगे, तब ये दोनों एक ही बन जाएंगे। तब हम ये नहीं कह सकते कि हमने सेल्स किया है। अभी जब हम इंडिपेंडेंट ब्रांच पढ़ रहे हैं, तब हम इन दोनों को अलग अलग एंटिटी मान के अकाउंटिंग कर रहे हैं। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि ये सेल्स नहीं है। सेल्स होगी थर्ड पार्टी को। जब ब्रांच आगे वो गुड्स किसी को सेल कर देगी, तब वो सेल बनेगी। वरना जब आप मर्ज करोगे, कंसोलिडेशन करोगे, तो ऐसा हो जाएगा कि आपने ही अपने एक हाथ से सामान अपने दूसरे हाथ को बेच दिया, तब वो प्रॉफिट नहीं कहला सकता। इसलिए हम एक अलग अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम होगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। एक्चुअल में सेल्स नहीं है ना, अकाउंटिंग पर्पस के लिए तो हम इसे अलग अलग एंटिटी मान रहे हैं, पर एक्चुअल में तो ये सेल्स नहीं है। ठीक है? डाउट बताइए, किसको डाउट है इस पॉइंट में? मुझे पता है सर जो प्रॉफिट हुआ सर यहाँ पे। यस यस सर वो प्रॉफिट की एंट्री नहीं होगी। जो प्रॉफिट हुआ यहाँ पे किसको हुआ? हेड ऑफिस को 10,000। यस सर। ब्रांच को लॉस हो गया 10,000 का।
ब्रांच अगर Yes, ये sir. सामान 10,000 का बाहर से खरीदती तो 10,000 सस्ता पड़ता उसे, तो Yes, हेड sir. ऑफिस को 10,000 का प्रॉफिट, ब्रांच को 10,000 का लॉस, नेट इफेक्ट 0। तभी तो मैं कह रहा हूँ हम इसे सेल्स नहीं मान सकते। अगर आप इसे Yes, sir. सेल मानोगे तो ब्रांच की बुक्स में परचेज मानोगे, तब भी वो नेट इफेक्ट 0 ही आने वाला है। Yes, sir. कंसोलिडेशन जब आप करोगे तो नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम सेल्स नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्चुअली क्या हुआ है। तो सर एक्चुअली ये हुआ है कि ब्रांच ने गुड्स ट्रांसफर किए हैं, सॉरी हेड ऑफिस ने गुड्स ट्रांसफर किए हैं ब्रांच को। वैल्यू आप ले सकते हैं इंक्लूडिंग प्रॉफिट, क्योंकि वो बाद में सेट ऑफ हो जाएगी, लेकिन इसे सेल्स बोलेंगे नहीं हम, ठीक है। yes, sir. और कोई डाउट? No, sir. नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड बाय हेड ऑफिस, किसकी बुक्स में एंट्री होगी? हेड ऑफिस की। ब्रांच की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री हो जाएगी। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और अगर उधार खरीदा है तो सप्लायर का नाम लिख दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा जरा ध्यान से, डेटर्स, डेटर्स DIAD, डेटर्स ऑफ ब्रांच, debtors of branch rupees 10,000 collected by head office। ब्रांच ने किसी को सामान बेचा था उधार, और ब्रांच को अपने डेटर से 10,000 रुपए लेने थे, लेकिन वो किसने कलेक्ट कर लिए? हेड Head ऑफिस ने। office. पहली बात बताओ, प्रैक्टिकली ये लोग ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बात तो एक ही है, हम अकाउंटिंग ही तो अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन अगर डेटर जो ब्रांच का है वो हेड ऑफिस को पैसा दे गया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्टीमेटली क्या करती ब्रांच? डेटर से पैसा कलेक्ट करके वो भी हेड ऑफिस तक ही पहुंचाती, ठीक है। तो अगर हम अकाउंटिंग पर्पस की बात करें तो 10,000 रुपए के डेटर्स ब्रांच के हेड ऑफिस ने कलेक्ट कर लिए, तो कैश अकाउंट किसकी बुक्स में डेबिट करूं? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस। हेड ऑफिस। कैश तो हेड ऑफिस के पास आया है, तो हेड ऑफिस की बुक्स में हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे 10,000 रुपीज से। क्रेडिट क्या करूं? ब्रांच। ब्रांच सर, ब्रांच। वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया वेरी गुड। हम ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब आप दिल से फील करने लगे हो कि दोनों एंटिटी अलग अलग हैं। अकाउंटिंग पर्पस के लिए हमने कैश रिसीव किया, लेकिन अकाउंटिंग पर्पस से हम देखें तो वो कैश ब्रांच का है, जो हेड ऑफिस ने रिसीव कर लिया, तो वो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच को एज अ लायबिलिटी क्रिएट कर देगा, क्रेडिट कर देगा, ठीक है। क्रेडिट डेटर्स किसके खत्म होंगे? हेड ऑफिस के या ब्रांच के? वो डेटर्स ब्रांच। थे किसकी बुक ब्रांच में? के। ब्रांच की बुक में होगी हेड ऑफिस टू डेटर्स। वेरी गुड। टू डेटर्स अकाउंट 10,000 रुपए, और इसको ये 10,000 रुपए किससे लेने हैं? हेड ऑफिस से, तो ये हेड ऑफिस को अपनी बुक्स में डेबिट कर देगी। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए। एंट्री समझ में आई आपको ये? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? आगे चलने वाले हम लोग। लिखिए जरा 7th पॉइंट, फिक्स्ड एसेट ऑफ हेड ऑफिस ट्रांसफर्ड टू ब्रांच। फिक्स्ड एसेट्स ऑफ हेड ऑफिस ट्रांसफर्ड टू ब्रांच। एंट्री किसकी बुक्स में करूं? हेड ऑफिस की बुक्स में या ब्रांच की बुक्स में? हेड ऑफिस ने अपने फिक्स्ड एसेट ट्रांसफर कर दिए हैं ब्रांच को, क्यों ट्रांसफर कर दिए? यूज करने के लिए। हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री होगी, क्योंकि ब्रांच ने रिसीव थोड़े ना किए, हेड ऑफिस ने भी ट्रांसफर किए हैं। टीएफ का मतलब है ट्रांसफर्ड, फिक्स्ड एसेट ऑफ हेड ऑफिस ट्रांसफर्ड टू ब्रांच। हेड ऑफिस की आंखों में क्या है? आंसू हैं। हेड ऑफिस की आंखों में
आंसू है। क्यों? क्योंकि उसका फिक्स्ड एसेट जा रहा है, उसका फिक्स्ड एसेट जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट क्या कर दूं? डेबिट क्या कर दूं? ब्रांच अकाउंट डेबिट। ब्रांच डेबिट द रिसीवर, ब्रांच ने ये फिक्स्ड एसेट रिसीव किए हैं तो हमने ब्रांच को डेबिट कर दिया, और फिक्स्ड एसेट चले गए तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जरा, डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स, ब्रांच के फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन। पहले मैं आपको ये बता दूं, ये उन फिक्स्ड एसेट्स की बात नहीं चल रही है जो हेड ऑफिस ने ट्रांसफर किए थे। ब्रांच के अपने फिक्स्ड एसेट हैं, उस पर डेप्रिसिएशन है। किसकी बुक्स में एंट्री होगी? ब्रांच की बुक में। हेड ऑफिस की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। वेरी वेरी गुड, हेड ऑफिस करेगा। 11वीं क्लास से करते आ रहे हो, बचपन बीत गया आपका। डेप्रिसिएशन की एंट्री करते करते डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट अकाउंट। सर एक बात बताओ कि जो एसेट हेड ऑफिस ने ब्रांच को ट्रांसफर किए हैं उन पर डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा और वो किसकी बुक्स में एंट्री होगी? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अभी वो पॉइंट नहीं करेंगे लेकिन हम डिस्कस जरूर करेंगे। याद रखिएगा आप लोग, मैं भी याद रखूंगा, डोंट वरी। अब मुझे जरा बताइए, ये एंट्रीज रिवाइज कर ले हम एक बार, कोई इश्यू तो नहीं है किसी को? फिर आगे नोटिंग करेंगे हम थोड़ी सी। यस सर। ये एंट्री रिवाइज कर लेते हैं हम लोग एक बार। ओके, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इंडिपेंडेंट ब्रांच। क्या मतलब होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच का? क्या मतलब होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच का, बताइए। जो अपने सर जो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। जो अपने रिकॉर्ड्स खुद मेंटेन करते हैं। हाँ। वेरी वेरी गुड, जो हेड ऑफिस पर डिपेंड नहीं करती है, अपने रिकॉर्ड्स खुद मेंटेन करती है। वेरी गुड। अच्छा आगे चलते हैं। गोल्डन रूल का मतलब, अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम ब्रांच और हेड ऑफिस दोनों को अलग अलग मान करके चलेंगे। ठीक है जी, सेंटी नहीं होना है कि एक ही बात है, एक ही बात है, ऐसा नहीं करना। प्रैक्टिकली एक ही बात है, लेकिन आप लोग अकाउंटेंट हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आपको ब्रांच और हेड ऑफिस को अलग अलग मानकर ही चलना पड़ेगा। ठीक है जी, गोल्डन रूल हो गया। जर्नल एंट्रीज करी उसके बाद हमने कुछ। पहली जर्नल एंट्री हमने की, गुड्स परचेज्ड बाय हेड ऑफिस। किसकी बुक्स में एंट्री होगी? हेड ऑफिस की बुक्स में। गुड्स परचेज्ड बाय ब्रांच, किसकी बुक्स में एंट्री होगी? ब्रांच की बुक्स में। रेंट पेड बाय ब्रांच, ब्रांच की बुक्स में। नेक्स्ट, गुड्स ट्रांसफर्ड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस, कॉस्ट 1 लाख रुपए इन 1,10,000, 1,10,000। यहां पर एक बच्चा सेंटी हो रहा था कि वो प्रॉफिट आपस में नहीं कमा सकते। मैं भी यही कह रहा हूं, प्रैक्टिकली प्रॉफिट आपस में नहीं कमा सकते, लेकिन अकाउंटिंग पर्पस के लिए आप वैल्यू इंक्रीज करके लिख सकते हो। 1 लाख का गुड्स 1,10,000 में सेंड कर सकते हो। सेपरेट एंटिटी मान के चल रहे हो क्योंकि आप अकाउंटिंग में। तो एंट्री हो जाएगी, पहली बात हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री होगी, ब्रांच की तो एंट्री नहीं होगी क्योंकि ब्रांच ने रिसीव थोड़े ना करें अभी। ओके, हेड ऑफिस की बुक्स में क्या एंट्री होगी? हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच डेबिट हो जाएगी, डेबिट द रिसीवर, और टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स ये नहीं है क्योंकि अकाउंटिंग पर्पस के लिए अलग अलग मान रहे हैं एंटिटी को, एक्चुअल में ये सेल्स नहीं है, इसलिए हम इसको सेल्स अकाउंट में नहीं डालेंगे। एक अलग से एक नया एक इनोवेटिव अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम होगा गुड्स सेंड टू ब्रांच। जब कंसोलिडेशन हम करेंगे तब ये बात आपको और अच्छे से समझ में आएगी कि हाँ सर आप सही थे, उस समय आपको सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स्ड एसेट परचेज्ड बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री करोगे, फिक्स्ड एसेट टू बैंक। डेटर्स ऑफ ब्रांच 10,000 रुपए, या मैंने याद नहीं मेरे को मैंने लिखवाया था 10,000 या नहीं, वैसे ले लीजिएगा। डेटर्स ऑफ ब्रांच कलेक्टेड बाय हेड ऑफिस, डेटर्स है ब्रांच के, कलेक्ट कर लिए हेड ऑफिस ने, तो कैश अकाउंट तो हेड ऑफिस की बुक्स में डेबिट होने वाला है।
ब्रांच की बुक्स में डेटर क्रेडिट होने वाले हैं और डबल एंट्री पूरी करने के लिए ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस को डेबिट कर देना और हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच को क्रेडिट कर देना। फिक्स्ड एसेट्स ऑफ हेड ऑफिस ट्रांसफर टू ब्रांच, ब्रांच को एसेट्स ट्रांसफर कर दिए, फिक्स्ड एसेट्स किसने? हेड ऑफिस ने, कि भैया इन फिक्स्ड एसेट्स को यूज कर लीजिए आप बिजनेस करने के लिए। तो क्या हुआ, हेड ऑफिस की आंखों में आंसू आए थे, क्यों? क्योंकि फिक्स्ड एसेट जा रहा था, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू फिक्स्ड एसेट हो जाएगा, अब ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएगी, डेबिट द रिसीवर। फिर लास्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच फिक्स्ड एसेट, ब्रांच ने जो अपने फिक्स्ड एसेट खरीद रखे हैं, ब्रांच ने उन पर डेप्रिसिएशन, अपने ब्रांच के अलग से जो उसकी बुक्स में शो हो रहे हैं फिक्स्ड एसेट जो ब्रांच ने अलग से खरीदे हैं, उन पर डेप्रिसिएशन की एंट्री हेड ऑफिस की बुक्स में नहीं होगी, ब्रांच करेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। और जो फिक्स्ड एसेट हेड ऑफिस ने ट्रांसफर किए ब्रांच को, उन पर डेप्रिसिएशन के क्या होगा वो हम देखेंगे बाद में, पूरे तरीके से याद है। आगे चलिए, incorporation of final accounts, incorporation of final accounts। आपने क्या देखा अभी कि भैया हेड ऑफिस ने जर्नल एंट्रीज अपनी बुक्स में कर ली, ब्रांच ने जर्नल एंट्रीज अपनी बुक्स में कर ली और वहां से वो अपने क्या बना लेंगे, लेजर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लेंगे। क्या आपको लेजर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना भी सिखाऊं? जी नहीं, वो तो आपको अच्छे से आता है, जर्नल एंट्री देखकर लेजर बनाना, लेजर देखकर ट्रायल बैलेंस बनाना, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, एग्जाम में भी नहीं आता। तो जर्नल से लेजर ट्रायल बैलेंस बनाना यहां तक आपने देख लिया कैसे होता है। हेड ऑफिस अपना काम करता है, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करता है, ब्रांच अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है भैया इनकॉर्पोरेशन, हेड ऑफिस और ब्रांच इन दोनों के खातों को मिला दिया जाता है, कंसोलिडेट कर दिया जाता है, आपस में मर्ज कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। सर क्यों जोड़ दिया जाता है? एक बात बताओ, जो भी शेयर होल्डर होंगे कंपनी के, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं, आप लोग नोट मत करिएगा, अगर करना चाहते हो तो साइड में करिएगा, कहीं पे पेज के टॉप मार्जिन पे कर लीजिएगा। अगर आपने सुना हो क्या, सुना ही होगा 100%, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत के सबसे पुराने बैंकों में से है, वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक्स इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता है इसकी कितनी ब्रांचेस है? कोई बता सकता है? एनीवन? Sir, 16,000 above. 16,000। अगर आप गूगल सर्च करेंगे आपका जवाब एकदम सही है, अपडेटेड बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो अराउंड 16,000 ब्रांचेस हैं एसबीआई की। बिजनेस एक्सपेंड होता चला गया तो एसबीआई ने हर स्टेट के, हर सिटी के, हर गांव में, हर शहर में अपनी ब्रांचेस खोल दी। आज की डेट में 16,000 ब्रांचेस हैं एसबीआई की। ये देखिए ये ब्रांचेस हैं, सही तो डॉट्स हैं, पागल बना रहे हो आप भैया, ब्रांचेस हैं, दिल से देखो ये ब्रांचेस हैं, दिल से देखोगे तो समझ आएगा ये ब्रांचेस हैं। 16,000 ब्रांचेस हो गए। शेयर होल्डर जो होंगे वो क्या जानना चाहेंगे? हर ब्रांच का अलग से जो उन्हें रिकॉर्ड, बैलेंस शीट, P&L की जरूरत पड़ेगी, वो उन्हें मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? ब्रांच अपनी अकाउंटिंग अलग से कर रही है। लेकिन अगर ग्रुप का एज अ होल सभी 16,000 ब्रांचेस की क्या पोजीशन चल रही है मिलाकर के, ग्रुप एज अ होल, ग्रुप एज अ होल, इसकी अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इन सभी ब्रांचेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मर्ज करके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, आपको इन सभी ब्रांचेस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको मर्ज करके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन। इन्हीं सब में से एक हेड ऑफिस भी होगा,
इन्हीं 16,000 ऑफिसेज में एक हेड ऑफिस भी होगा, बाकी सारी उसकी ब्रांचेस होंगी 15,999। तो हेड ऑफिस प्लस ब्रांच के सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इनकॉर्पोरेट कर देना और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, इसे हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। क्योंकि हमारे शेयर होल्डर्स को इसी चीज की जरूरत होती है, वो देखना चाहता है कि ग्रुप एज अ होल की क्या पोजीशन है। ऑल राइट, आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों ने लिखा हुआ है इनकॉर्पोरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, उसके आगे ही लिखिएगा आप लोग फॉलोइंग steps are applied for incorporation. Following steps are applied for incorporation of final accounts. फाइनल अकाउंट्स का जो इनकॉर्पोरेशन करते हैं आप, उसके लिए ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। किस किस का इनकॉर्पोरेशन? हेड ऑफिस प्लस ब्रांच। हेड ऑफिस प्लस ब्रांच का इनकॉर्पोरेशन आप करते हैं, तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। एक बात आप याद रखिएगा, मैं आपको एडवांस में स्टेप्स नोट करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि इन स्टेप्स को अगर आपने समझ लिया तो फिर जस्ट आपको एक एग्जाम्पल की जरूरत रह जाने वाली है। एक एग्जाम्पल से ये सारी बातें आपके माइंड में फीड हो जाएंगी और आपकी नोटिंग साथ के साथ हो जाएगी। आप ये स्टेप्स एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे 2 मिनट लगा करके, तो आपका पूरा ब्रांच एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा। एटलीस्ट 60-70% तो हो ही जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट ब्रांच से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एग्जाम टाइम में स्टेप्स आपकी बहुत मदद करेंगे। इसलिए क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, पहले स्टेप पे क्या करना है, दूसरे स्टेप पे क्या करना है, वो सारी चीजें नोट करा रहा हूं आपको। स्टेप 1, reconcile, RECONCILE, reconcile head office and branch balances in their respective books. नोट करते जाइएगा पहले, उसके बाद हम इकट्ठा समझेंगे। Reconcile head office and branch balances in their respective books. Step number 2, prepare final accounts in the branch books after effects of reconciliation. Third point, prepare trading and profit loss account in the for the head office. Prepare trading and P&L account for the head office after considering effects of reconciliation. After effects of reconciliation. नोट लिखिए जरा, ब्रैकेट में लिखिएगा सेकंड एंड थर्ड। ये जो नोट है ये सेकंड और थर्ड स्टेप पर अप्लाई होगा आपका, फर्स्ट स्टेप पर अप्लाई नहीं होगा, फोर्थ पर भी अप्लाई नहीं होगा। सेकंड और थर्ड स्टेप के लिए हम नोट लिखने वाले हैं। लिखिए, क्लोजिंग स्टॉक may be missing. Closing stock may be missing. उसके बाद for which stock account will be prepared. कई बार सवाल क्या करता है, आपसे चालाकी करता है
वो क्लोजिंग स्टॉक को गायब कर देता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक आपको ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे आप प्रिपेयर करेंगे स्टॉक अकाउंट। कॉस्ट पर बनाएंगे आप ये अकाउंट। लिखिए जरा, डेबिट क्रेडिट। स्टॉक हम कॉस्ट पे लेते हैं, इसलिए अकाउंट एट कॉस्ट बनेगा। क्या लिखूं यहाँ पे बताइए जरा, पहले से कितना स्टॉक था आपके पास, टू ओपनिंग स्टॉक। फिर आपने कितना स्टॉक और परचेज कर लिया, कितना स्टॉक आपने और परचेज कर लिया। या फिर और कहीं से भी आ सकता है स्टॉक हमारे पास। यस, अगर ब्रांच का स्टॉक मिसिंग है, अगर ब्रांच का स्टॉक मिसिंग है तो क्या लिखोगे यहाँ पे, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। ब्रांच का स्टॉक मिसिंग है, ब्रांच के लिए स्टॉक अकाउंट बना रहे हो, तो ब्रांच के पास एक तो ओपनिंग स्टॉक होगा, ब्रांच खुद भी परचेज कर सकती है, और ब्रांच गुड्स हेड ऑफिस से भी रिसीव कर सकती है। उसके बाद क्या होगा, क्रेडिट साइड पे क्या होगा, सेल हो जाएगी। सेल वैल्यू पे लेंगे या एट कॉस्ट लेंगे, बता सकता है कोई? मैंने लिख ही दिया, कॉस्ट लेंगे सर। एट कॉस्ट लेंगे, क्योंकि तभी तो स्टॉक की वैल्यू आएगी जब आप एट कॉस्ट लेंगे। अगर आपने इसको सेलिंग प्राइस पे ले लिया तो ये तो ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा, फिर यहाँ पर आपका जीपी निकल के आ जाएगा। हमें जीपी थोड़ी ना ढूंढना है, हम तो स्टॉक की वैल्यू ढूंढने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ। आपको याद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता था 11th क्लास में, 12th में रेशियो का चैप्टर पढ़ते थे आप, उसमें आता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, याद है? Yes, sir. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है कि भैया जो सामान हमने बेच दिया उसकी कॉस्ट क्या है, तो जो सामान हमने बेच दिया उसकी कॉस्ट क्या है वो लिखनी है हमें यहाँ पे, कॉक्स लिखना है हमें यहाँ पे। तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो सामान हमने खरीदा वो ये है कॉस्ट पर, जो हमने बेच दिया कॉस्ट पर वो ये है। तो बच क्या जाएगा हमारे पास माइनस करने के बाद, क्लोजिंग स्टॉक। एक लाइन छोड़ के लिखिएगा यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, बीच में मैं कुछ लिखने वाला हूँ अभी। क्लोजिंग स्टॉक क्या बच जाएगा यहाँ पर, बैलेंसिंग फिगर। क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। किसी को कोई डाउट है इस अकाउंट में, क्योंकि मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, पूछिए एक बार, मैं फिर समझा देता हूँ उससे पहले। स्टॉक अकाउंट क्वेश्चन क्या करता है, स्टॉक को गायब कर देता है, इसलिए हम स्टॉक अकाउंट बना के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे पास पहले से इतना स्टॉक था कॉस्ट पर, हमने इतना और खरीद लिया, परचेज तो लेते ही कॉस्ट पर है, और अगर ब्रांच है तो हेड ऑफिस से भी गुड्स रिसीव कर सकते हैं, वो इतने के हो गए, और जो हमने गुड्स बेच दिए वो हमने क्रेडिट साइड लिख दिए। इसके टोटल में से जो आपने गुड्स बेच दिए उसकी कॉस्ट आप माइनस कर दोगे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट बच जाएगा। ये भी कॉस्ट पर, ये भी कॉस्ट पर, तो इस कॉस्ट में से इसको माइनस करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक भी एट कॉस्ट आपका बच जाएगा। आगे चल सकते हैं क्या? Yes, sir. आगे चले। यस सर। बाय, मैंने कहा था यहाँ बीच में मैं कुछ लिखने वाला हूँ, बाय शॉर्टेज, बाय शॉर्टेज, क्योंकि अकाउंट की कॉस्ट पर है तो ये भी एट कॉस्ट लेनी है। शॉर्टेज का मतलब क्या है, अगर कुछ सामान पिलफरेज हो गया, खराब हो गया, चोरी हो गया, तो क्या वो आपकी क्लोजिंग स्टॉक में बचेगा? नहीं, क्लोजिंग स्टॉक से तो वो कम हो जाएगा। तो आपको बाय शॉर्टेज अलग से लिखना पड़ेगा ताकि एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आए। जो पिलफरेज हो गया है स्टॉक, जो गायब हो गया है, खराब हो गया है, वो हम अलग से शॉर्टेज में शो करेंगे, वो फिर स्टॉक थोड़ी ना बचा हमारे पास। क्लोजिंग स्टॉक शॉर्टेज से अलग आएगा। आगे चलते हैं, फिर स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, prepare consolidated balance sheet of
head office and branch. Prepare consolidated balance sheet of head office and branch. लिखिए अभी ये स्टेप जो हम समझेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये मैंने बताया आपको, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। सिर्फ स्टॉक अकाउंट समझाया मैंने अभी आपको। फॉर दिस पर्पस प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच, फुल स्टॉप। फॉर दिस पर्पस फॉलोइंग entries are passed. For this purpose following entries are passed. Books of head office. कंसोलिडेशन करने के लिए आपको हेड ऑफिस की बुक्स में कुछ एंट्रीज पास करनी होती हैं। क्या एंट्रीज होती हैं लिखिए जरा। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। अभी सिर्फ नोट कर रहे हैं। सेकंड, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। अच्छा, आपके कॉन्सेप्ट चेक करूं एक बार, 11th 12th में आप कितना स्ट्रॉन्ग पढ़ के आए हो अकाउंट्स? मुझे सन्ड्री का मतलब बता सकता है कोई? एग्जैक्ट एक वर्ड, सन्ड्री का मतलब। सन्ड्री का मतलब बता सकता है कोई? छोटे मोटे। और कोई? एनीवन एल्स? कलेक्टिवली। चलिए लिखिएगा मत, मैं लिख के आपको बता देता हूं। सन्ड्री का मतलब होता है कलेक्टिवली, ठीक है, लेकिन और बेहतर शब्द हो सकता है मोर देन वन, एक से ज्यादा। ओके, सन्ड्री एसेट्स यानी एक से ज्यादा एसेट, सभी एसेट्स मिला करके। कलेक्टिवली भी सही है, मोर देन वन भी कह सकते हैं आप। थर्ड एंट्री जो मैंने लिखी है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, ये एंट्री भी करनी होती है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर हेड ऑफिस को अपनी बुक्स में। इससे क्या होता है? ब्रांच के प्रॉफिट हेड ऑफिस ने अपने बना लिए, क्योंकि प्रैक्टिकली तो वो एक ही है ना, और डिटेल में समझेंगे सवाल के टाइम पर। अभी इतना ही बताना काफी है आपके लिए। फिर लिखिएगा बुक्स ऑफ ब्रांच। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर हेड ऑफिस को एंट्री तो करनी पड़ती है अपनी बुक्स में, ब्रांच को भी एंट्री करनी पड़ती है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर अपनी बुक्स में। क्या एंट्री करनी पड़ती है? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, head office account debit to sundry assets account. Second, sundry liabilities account debit to head office account. Third entry, profit and loss account debit to head office account. Profit and loss account debit to head office account. नोट लिखिएगा एक नीचे, और इसको आप जनरल नोट लिख सकते हैं, ये फोर्थ पॉइंट के लिए नहीं है, जनरल नोट है ये। जनरली किसी भी क्वेश्चन में ये नोट लग सकता है, ये जनरल नोट है। If question requires full incorporation, or incorporation of trial balance, if
question requires full incorporation or incorporation of trial balance, then third entry is not passed. थर्ड एंट्री इज नॉट पास. थर्ड एंट्री पास हम नहीं करेंगे. जो लिखी हुई है ब्रांच टू पी एंड एल टू ब्रांच, ये पास नहीं करेंगे. इंस्टेड इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर इनकॉर्पोरेटेड. ये नोट लिखिए. फिर आगे चलते हैं जरा. बहुत सारी चीजें लिखनी है अभी आपको. क्योंकि जब तक हम कॉन्सेप्ट को नोट नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है. कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे, फिर समझेंगे. एक बार लास्ट स्लाइड पर जाना. लास्ट स्लाइड में आपको बोल देता हूँ. If question requires full incorporation or incorporation of trial balance, then third entry is not required. If question requires full incorporation or incorporation of trial balance, then third entry is not required, comma, instead of it incomes and expenses are incorporated. Instead of it, incomes and expenses are incorporated. लिख लिया? Yes sir. थैंक यू. आगे चलिए. नेक्स्ट नोट लिखिए. अभी जनरल नोट्स चल रहे हैं भैया, कुछ 5-7 नोट्स हैं हमारे पास. लिखते जाइए. लिखेंगे, फिर समझेंगे, फिर सवाल करेंगे. इन next year, head office and branch apply reverse incorporation. In next year, head office and branch apply reverse incorporation. पूछिएगा मतलब ये क्या है. आप लोग इसको समझने की स्थिति में अभी नहीं है. आगे, if there is any closing stock, if there is any closing stock or goods in transit, if there is any closing stock or goods in transit which are at invoice price, which are at invoice price. If there is any closing stock और GIT बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, गुड्स इन ट्रांजिट को, वो गुड्स जो भी रास्ते में है, which are at invoice price, unrealized profit is eliminated. लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ. P&L account debit to provision for unrealized profit. P&L account debit to provision for unrealized profit account. Narration लिखिए. Being provision made. सर आपने पिछली एंट्रीज में तो कहीं भी नरेशन नहीं लिखवाई, यहाँ क्यों लिखवा रहे हो भैया? नरेशन नहीं लिखनी एग्जाम में, एंट्री भी नहीं करनी एग्जाम में. जहाँ लिख ली ठीक है, जहाँ नहीं लिखी ठीक है. आपको तो इनकॉर्पोरेशन करके दिखानी है एग्जाम में. फाइनल आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नंबर मिलेंगे एग्जाम में, जनरल एंट्री थोड़ी ना करनी है. ओके सर. सच प्रोविजन is cancelled, such provision is cancelled next year. उसके लिए ये एंट्री होती है. फिर
इसको रिवर्स कर देते हैं हम, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग प्रोविजन कैंसल्ड, बीइंग प्रोविजन कैंसल्ड। नोट करिए फिर बताइएगा, आगे चलना है मुझे, फटाफट से नोट करिए। नोट करिए फटाफट, कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए। नोट हो गया, बताइए दोस्तों। यस सर। यस सर, नोट हो गया सर। हो गया, ठीक है, थैंक यू। आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट नोट लिखिए। लॉस is also incorporated. Loss is also incorporated. Loss is also incorporated. Next note. Sometimes for increasing control over branch, sometimes for increasing control over branch, fixed assets are given. Sometimes for increasing control over a branch, fixed assets are given to branch, but its accounts are maintained by head office itself. In such cases, depreciation is charged as follows. Head office, branch, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि जब हेड ऑफिस अपने फिक्स्ड एसेट्स ट्रांसफर कर देती है ब्रांच को, तो हेड ऑफिस क्या एंट्री डालती है, बताएगा कोई? ब्रांच अकाउंट डेबिट To goods and to branch. ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स चले गए यहां से, ब्रांच ने रिसीव कर लिए। तो मैंने कहा था जब इन पर डेप्रिसिएशन लगेगा तब क्या एंट्री होगी? उन एसेट्स पर जो हेड ऑफिस ट्रांसफर करता है ब्रांच को, उन पर डेप्रिसिएशन ब्रांच की बुक्स में ही आएगा,
क्रेडिट फिक्स्ड एसेट नहीं कर पाएगी, ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स को क्रेडिट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स सिर्फ ट्रांसफर किए हैं यूज करने के लिए, हेड ऑफिस ने ब्रांच को यूज करने के लिए दिए हैं, ब्रांच ने उन पर ओनरशिप हासिल नहीं कर ली है। और अगर आपको पता हो तो डेप्रिसिएशन ओनर ही क्लेम कर पाता है, तो डेप्रिसिएशन तो डेबिट कर देगी ब्रांच, फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट नहीं कर पाएगी अपनी बुक्स में। क्या क्रेडिट करेगी? हेड ऑफिस। अरे आप एक सीधी सी बात बताओ, डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, तो वही एंट्री तो हो रही है यहाँ पर, डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, फिक्स्ड एसेट क्रेडिट हो रहा है, लेकिन दो पार्ट्स में हो रही है। एक बार ब्रांच डेबिट हो गया, हेड ऑफिस क्रेडिट हो गया। कंसोलिडेशन करोगे, इनकॉर्पोरेशन करोगे तो एक ही बात है, ब्रांच डेबिट, उसी का दूसरा हिस्सा क्रेडिट, तो ये कट जाएंगे आपस में, ब्रांच और हेड ऑफिस एंट्री वही बच जाएगी, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में ये पॉइंट आएगा और अच्छे से समझेंगे। कुछ नोट्स ऐसे हैं जो मैं बिल्कुल भी नहीं समझा रहा हूं, कुछ नोट्स ऐसे हैं जिनमें मैं थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं आपको। क्वेश्चन में हम पूरी चीज देखेंगे। समटाइम्स हेड ऑफिस incurs expense for branch, कई बार हेड ऑफिस खर्चा कर देता है ब्रांच के लिए, ब्रांच के लिए हेड ऑफिस खर्चा कर देता है ब्रांच के लिए। यानी कि ब्रांच का जो एग्जाम्पल रेंट है, ब्रांच है मानिए दिल्ली में, दिल्ली में एक बिल्डिंग है, उसके अंदर ब्रांच खोली हुई है, उसका रेंट जाता है 1 लाख रुपीस ईयरली। बहुत सस्ता बता दिया मैंने, बहुत ज्यादा, पर कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। 1 लाख रुपीस ईयरली रेंट जाता है। हुआ क्या, ये रेंट ब्रांच को पे करना था, लेकिन प्रैक्टिकली एक ही बात है, हेड ऑफिस पे कर दे या ब्रांच पे कर दे, पॉकेट तो उनकी एक ही है, अकाउंटिंग पर्पस के लिए वो अलग है। तो ये ऐसा हो सकता है कि ब्रांच के खर्चे हेड ऑफिस पे कर दे, बिल्कुल हो सकता है, एक ही बात है, प्रैक्टिकली पॉकेट एक ही है। तो हेड ऑफिस ने क्या किया, ब्रांच के रेंट को खुद पे कर दिया। अच्छा ठीक है, प्रैक्टिकली ये चीज सही है क्योंकि एक ही पॉकेट है, लेकिन सर हम तो अकाउंटेंट हैं, अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, हम भैया हेड ऑफिस को अलग मानेंगे, ब्रांच को अलग मानेंगे, तो एंट्री तो हमें दोनों बुक्स में करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा पैसा किसकी जेब से जाएगा, हेड ऑफिस की जेब से, तो हेड ऑफिस कैश अकाउंट को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। खर्चा था किसका, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस कौन करेगा, ब्रांच करेगी, रेंट अकाउंट डेबिट। और भैया डबल एंट्री पूरी करने के लिए हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच को डेबिट कर देगा और ब्रांच अपनी बुक्स में हेड ऑफिस को क्रेडिट कर देगी। चलिए सर ये भी समझ में आ गया। सर क्या रेंट है, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है? भैया कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, सैलरी हो, कोई रिफ्रेशमेंट हो, कोई जनरल एक्सपेंसेस हो, एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी एक्सपेंस की बात होगी, अगर हेड ऑफिस पे करेगा ब्रांच के बिहाफ पर तो ये एंट्री होगी। अब एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं आपसे, नोट करिए, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, फटाफट से नोट करके बताइए कि आप लोग रेडी हैं क्वेश्चन सुनने के लिए। बताइए फटाफट से। यस सर, हो गया। Yes, sir. एवरीवन रेडी? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I'm assuming everyone is ready. If someone is not answering, I am assuming he or she is ready. Okay, question ये है कि अगर जो लास्ट नोट आपने लिखा है इसका जस्ट रिवर्स हो जाए, यानी कि ब्रांच कोई भी खर्चे इनकर कर दे हेड ऑफिस के बिहाफ पर, यानी कभी ऐसा हो कि वो एक्सपेंस था तो हेड ऑफिस का, पे कर दिया ब्रांच ने, तो मुझे बताइए ब्रांच की बुक्स में क्या एंट्री होगी?
Head office to cash. Head office to वेरी cash. गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई ब्रांच ने पे किया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, वहां से पैसा चला जाएगा, और ब्रांच क्योंकि ये खर्चा हेड ऑफिस का था तो डेबिट कर देगी हेड ऑफिस को, उससे रिसीव करेगी ये कैश। और हेड ऑफिस की बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी? Rent account debit to branch. वेरी गुड आंसर, रेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और एक लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे ब्रांच के नाम की। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सेकंड वेट करिएगा, एक सेकंड वेट करिएगा। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, बोलिए, हेलो बोलिए, हेलो। और आंसर्स दीजिए। एम आई ऑडिबल? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Let's move forward. नेक्स्ट नोट लिखिए। लास्ट नोट है आपका। If question is silent, if question is silent, always assume that expenses are paid। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप ये अज्यूम करिएगा कि एक्सपेंसेस पेड हैं, ड्यू नहीं है। आपने एक्सपेंसेस पे कर दिए, चाहे हेड ऑफिस की बात करें क्वेश्चन, चाहे ब्रांच की बात करें। ओके, Yes, sir. ओके। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑलवेज अज्यूम दैट एक्सपेंसेस आर पेड। 2 मिनट लगाते हैं, फिर से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे क्योंकि ब्रांच टिपिकल चैप्टर है। और ऐसा नहीं है कि जो नोटिंग आपने करी है बस यही नोटिंग है, इतनी नोटिंग काफी है हमें आज का अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और जितना कंसेप्ट हमें इंडिपेंडेंट का समझना था उतना समझने के लिए इतनी नोटिंग काफी है। पर ब्रांच में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अभी 2 3 4 टॉपिक और है, तो नोटिंग आपको बहुत सारी करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि हम लास्ट में रिवाइज करेंगे सारी नोटिंग को, हम एक की नोटिंग को बार बार रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो जो अभी तक हमने किया एक बार फिर से वापस आते हैं, मैं ही रिपीट करता हूँ, आप लोग जस्ट सुनते रहिएगा। हमने सबसे पहले 4 टॉपिक पढ़ने हैं भैया इस चैप्टर में, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, फॉरेन ब्रांच एंड फॉरेन हेड ऑफिस और होलसेल ब्रांच। हमने इंडिपेंडेंट से शुरुआत की है क्योंकि यही सही है, इंडिपेंडेंट समझोगे तो बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। शुरुआत में इंडिपेंडेंट समझना है। ओके, गोल्डन रूल लिखा था हमने, प्रैक्टिकली दिल से सोचेंगे तो हेड ऑफिस और ब्रांच एक ही बात है, उनकी पॉकेट सेम है। लेकिन दिल नहीं चलता भैया आज की दुनिया में, क्या चलता है? दिमाग चलता है। दिल से मत सोचो, दिमाग से सोचो, अकाउंटिंग में तो खासकर। तो हम गोल्डन रूल क्या फॉलो करेंगे? दिमाग से सोचेंगे और बोलेंगे हेड ऑफिस अलग है, ब्रांच अलग है। फिर हमने कुछ जनरल एंट्रीज लिखी थी कि अगर भैया गुड्स हेड ऑफिस परचेज करेगा तो क्या एंट्री होगी, ब्रांच परचेज करेगी तो क्या एंट्री होगी। उनमें जो मेन एंट्रीज है 2 एंट्री वो रिवाइज कर लेते हैं। जब गुड्स ट्रांसफर होगा, हेड ऑफिस करेगा ब्रांच को, तो वो 1 लाख का गुड्स 1,10,000 में, 1 लाख का गुड्स 110 में ट्रांसफर कर सकता है, नो इश्यूज एट ऑल। एंट्री हो जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन ब्रांच अकाउंट 1,10,000। फिर एक और थोड़ी सी टिपिकल एंट्री थी, डेटर्स ब्रांच के थे, हेड ऑफिस ने कलेक्ट कर लिए, तो कैश अकाउंट हेड ऑफिस की बुक्स में डेबिट हो जाएगा, डेटर अकाउंट ब्रांच की बुक्स में क्रेडिट हो जाएगा। और डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच लिख देगा, ब्रांच अपनी बुक्स में हेड ऑफिस लिख देगी। उसके बाद हमने कुछ इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स अप्लाई किए हैं क्योंकि क्वेश्चन हमसे इनकॉर्पोरेशन मांगता भी है एग्जाम में, इनकॉर्पोरेशन के नंबर मिलते हैं। इनकॉर्पोरेशन का पहला स्टेप, रिकंसाइल कर लीजिए बैलेंसेस को। उसके बाद ब्रांच के फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद ट्रेडिंग P&L प्रिपेयर कर लीजिए हेड ऑफिस के। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन की एंट्रीज हेड ऑफिस की बुक्स में, सेंट्री एसेट्स टू ब्रांच,
ब्रांच टू सन्ड्री लायबिलिटीज, ब्रांच टू P&L, इसी की जस्ट रिवर्स एंट्री ब्रांच की बुक्स में, जो कि हमने समझी नहीं है अभी। उसके बाद हमने कुछ नोट्स लिखे हैं। तो अब समय आ गया है स्टेप्स इनकॉर्पोरेशन के, और ये जो नोट्स हमने लिखे हैं इनको समझने का। पहले तो मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आप ये सारे स्टेप्स समझ लेंगे, सारे नोट समझ लेंगे। अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। कई क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। आज एक क्वेश्चन हो पाएगा अभी हमारा, जिसमें हम जो स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन है इसका 80% एटलीस्ट कवर कर लेंगे, और एक आधा नोट भी हमारा कवर हो जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें सारे नोट्स कवर हो जाए, पॉसिबल नहीं है। चलिए मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन देखिए, पहले सभी लोग मुझे बोलिए रेडी, क्योंकि क्वेश्चन में डिक्टेट कराने वाला हूं आपको। रेडी सर। रेडी सर। क्वेश्चन डिक्टेट करना पड़ेगा। आज थोड़ा सा इश्यू है, इसलिए क्वेश्चन में डिक्टेट कर रहा हूं। कल से पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? यस सर। यस सर। एवरीवन रेडी? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. नोट करना स्टार्ट कीजिए, फ्रेश पेज से स्टार्ट कीजिए। आई एम डिक्टेटिंग यू एन एग्जांपल। ऊपर लिखिए फ्रेश पेज पर एग्जांपल, और कोशिश करिएगा कि ये एक ही पेज में क्वेश्चन आ जाए। वैसे ज्यादा बड़ा नहीं है, एक पेज में आ जाएगा। फिर भी जिन लोगों को बहुत बड़ा लिखने की आदत है वो थोड़ा सा संभल के चले, एक पेज में आ जाएगा। लिखिए, स्टार्ट करिए। एक्स लिमिटेड has a branch at Bombay. X Limited has a branch at Bombay where a separate set of books is used. X Limited has a branch at Bombay where a separate set of books is used. Full stop. Following is the ट्रायल बैलेंस ऑन 31/12/2011। इंग्लिश में बोल देता हूं। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2011। ट्रायल बैलेंस बनाइए मेरे साथ साथ। ट्रायल बैलेंस में लिखवा रहा हूं आपको। ट्रायल बैलेंस दे रखा है, किसका ट्रायल बैलेंस दे रखा है? हेड ऑफिस का। डेट क्या है? 31 दिसंबर 2011। यहां लिखिए रुपीज, ऊपर लिख लीजिए पर्टिकुलर्स। लिखिए इसमें इशूड शेयर कैपिटल, 8 लाख रुपीस। Profit and loss account 1st of January 2011। Opening P&L 25310। General reserve 1 lakh। Fixed asset 5,30,000। Stock 222,470। Stock debtors and creditors। debtors हैं 5,500। 50,500 क्रेडिटर्स हैं 21900। फिर है करंट ईयर का प्रॉफिट फॉर 2011। करंट ईयर का प्रॉफिट है 52200। फिर है कैश बैलेंस 62730। लास्ट में आता है आपका ब्रांच
करंट अकाउंट 133710, इनका आप टोटल लगाएंगे तो ये आ जाएगा 999,410। फटाफट ये नोट करिए, जब हो जाए तो बताइएगा, फिर आगे चलेंगे। हो गया सर। बाकी सब भी बताइए। उज्जवल का हो गया? यस सर हो गया। ओके ओके। ब्रांच का ट्रायल बैलेंस बनाना है बिल्कुल इसी तरीके से। ब्रांच का ट्रायल बैलेंस बनाना है बिल्कुल इसी तरीके से। ब्रांच ट्रायल बैलेंस, ब्रांच ट्रायल बैलेंस रुपीज रुपीज, पर्टिकुलर्स लिख लीजिएगा आप लोग, लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पर पहली चीज है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स है हमारे 95,000 के। फिक्स्ड एसेट्स है 95,000 के। करंट ईयर का प्रॉफिट हमें दे रखा है, करंट ईयर का प्रॉफिट 2011 का 31700। स्टॉक आपको दे रखा है 50460। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स दे रखे हैं 19100, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 10400। कैश दे रखा है आपको 6550 और हेड ऑफिस का करंट अकाउंट आ रहा है 129010। यस यस बोलिए बोलिए। बोलिए। भाइयों नोट हो गया क्या? यस सर हो गया। यस सर हो गया। ओके। थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसके नीचे, बस वो और लिखनी है, सवाल खत्म हो जाएगा। लिखिए नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 1। एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 1। कैश remitted by branch, cash remitted by branch, REMITTED, remitted, cash remitted by branch on 31st December 2011, comma, but received by head office on 1st of January 2012, received by head office on 1 जनवरी 2012, 2012, 3000 रुपए, 3000 rupees. Cash remitted by branch on 31st December 11 but received by head office on 1/1/12, 3000 rupees. Second point लिखिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन का लास्ट पॉइंट है ये, सेकंड पॉइंट। स्टॉक स्टोलन, STOLEN, चोरी हो जाना, स्टोलन। स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट, स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस एंड charged to branch, charged, CHARGED, charged to branch by head office, charged to branch by head office but not credited
but not credited to head office in the branch books, but not credited to the head office in the branch books as the manager, branch books as the manager of branch refused, as the manager of branch refused to accept ACC wala, ACCEPT, accept any liability, as the manager of the branch refused to accept any liability. Rupees 1700, rupees 1700. दोनों पॉइंट एक सेकंड लगा के फटाफट से रिपीट कर रहा हूं, चेक कर लीजिएगा किसी ने गलत तो नोट नहीं किया है. फर्स्ट पॉइंट, कैश रेमिटेड बाय ब्रांच ऑन 31/12/11 बट रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस ऑन 1 जनवरी 2012 3000 रुपीस. सेकंड पॉइंट, स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस एंड चार्ज टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस but not credited to head office in the branch books as the manager of the branch refused to accept any liability. 1700, 1700, 1700 रुपए. Done everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. ओके, एक पेज पर आ गया सभी का? कोई महानुभाव तो नहीं है दोस्त हमारा जो एक पेज क्रॉस करके आओ? अरे बता दो भाई. सर हाँ, एक पेज में ही आया. एक पेज पे आ गया. ओके, नेक्स्ट पेज पर सॉल्यूशन. आइए जरा अपने नोट्स पर हमने क्या लिखा है. स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन क्या लिखा है? सबसे पहला स्टेप, Reconcile head office and branch balances in their respective books. हाथ जोड़िए भगवान के, कृष्ण भगवान, शिव जी, गणेश जी, जिसमें भी आपकी ज्यादा श्रद्धा है उनके हाथ जोड़िए कि हे भगवान, हमें जो सवाल दिया गया है इसके अंदर इनका बैलेंस आपस में मैच होना चाहिए. हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस सेम होना चाहिए, वरना बड़ी समस्या हो जाएगी. हमें रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा. आइए घबराते हुए अपने क्वेश्चन पे आइए. आपके अंदर एक डर है, घबरा रहे हैं आप, क्या होगा. देखिए हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस देखिए अपने क्वेश्चन में बिल्कुल लास्ट में दे रखा है. ब्रांच करंट अकाउंट 133710. देखते ही आपने आंख बंद कर ली और हाथ जोड़ लिए भगवान के. हे भगवान, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में भी इतना ही बैलेंस होना चाहिए हेड ऑफिस का. प्लीज भगवान, प्लीज देखिए जरा, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में आए बिल्कुल लास्ट में हेड ऑफिस का बैलेंस 129010. निराश हो गए आप. कितने आपने हाथ जोड़े, कितनी श्रद्धा दिखाई, कितनी मिन्नतें की, पर भगवान ने आपकी एक न सुनी. क्यों नहीं सुनी भगवान ने आपकी? क्योंकि भगवान आपको चाहते हैं कि आप निखरें, आप मुसीबतों का सामना करना सीखें. तो आइए मुसीबतों का सामना करते हैं. हेड ऑफिस की बुक्स में जो ब्रांच का बैलेंस है 133710, इतना ही बैलेंस ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का होना चाहिए. या फिर ब्रांच की बुक्स में जो हेड ऑफिस का बैलेंस है 129010, यही बैलेंस हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का होना चाहिए. यानी ये आपस में मैच होने चाहिए. सर एक डाउट और आ रहा है हमारे दिमाग में. सर हेड ऑफिस की बुक्स में तो ये जो 133710 ये डेबिट साइड लिखा हुआ है और ब्रांच की बुक्स में 129010 क्रेडिट साइड लिखा हुआ है. सर ऐसा क्यों है? किसी के दिमाग में डाउट बताइए फटाफट से. नो सर. Anyone else? Anyone else? Past? नो सर. घबरा रहे, मुझे लग रहा है डाउट है लोगों के दिमाग में, बताना नहीं चाह रहे क्योंकि एक बच्चे ने नो बोल दिया. मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई बात नहीं, शर्माइए मत, मैं क्लियर कर देता हूँ. 133710 डेबिट साइड है, 129010 क्रेडिट साइड है. भैया आप 11th क्लास में पढ़ते थे, इक्वल एंड ऑपोजिट बैलेंस होना चाहिए दो एंटिटीज का आपस में.
Yes, अगर sir. मैंने किसी को सामान बेचा है उधार तो वो मेरे लिए डेटर है, मैं डेबिट करूंगा, और उसके लिए मैं क्रेडिटर हूँ, वो क्रेडिट करेगा उतने ही अमाउंट से अपनी किताबों में। तो हेड ऑफिस और ब्रांच अलग अलग एंटिटी हैं, ये आपस में कोई ट्रांजैक्शन करती हैं। तो हेड ऑफिस अगर डेटर को सामान भेज रही है तो हेड ऑफ ब्रांच को सामान भेज रही है हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस ब्रांच को डेबिट करेगी और ब्रांच हेड ऑफिस को क्रेडिट करेगी। तो बैलेंस तो ऑपोजिट ही आएगा ना हमेशा, यानी ये बैलेंस ऑपोजिट तो है बट ये इक्वल नहीं है। अब हमें इसे इक्वल करना है। सर कितना डिफरेंस है देख लेते हैं, फटाफट से अपने कैलकुलेटर पे माइनस करिए। 133,710 माइनस 129,010, कितना डिफरेंस है? 4,700। 4,700 का डिफरेंस है। सर हमें कैसे पता चलेगा ये किस बात का डिफरेंस है? भाई सवाल बताएगा आपको, सवाल मदद करेगा, आपका ठेका थोड़ी है सवाल में एडिशनल इंफॉर्मेशन में आओ। Yes, sir. कैश रेमिटेड में था 3,000 कुछ बात थी सर, और एक स्टॉक स्टोलन की कुछ बात थी सर 1,700 रुपए। सर हाँ सर 3,000 और 1,700 4,700 हो गए। सर हमें डिफरेंस मिल गया। अब करते हैं एडजस्टमेंट। आइए सॉल्यूशन पे लिखिए स्टेप नंबर, यहाँ स्टेप नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, जर्नल एंट्रीज for reconciliation, journal entries for reconciliation। रिकंसिलिएशन यानी कि बैलेंसेस को मैच कराने के लिए जर्नल एंट्री करनी है हमें। हेड ऑफिस की बुक्स में और ब्रांच की बुक्स। ब्रांच मत लिखिएगा, यहाँ पर हेड ऑफिस लिखिए। अभी मैं समझाता हूँ ब्रांच क्यों नहीं लिखना, सिर्फ ये लिखिए हेड ऑफिस की बुक्स। पहला पॉइंट, कैश रेमिटेड बाय ब्रांच। ब्रांच ने कैश भेजा हेड ऑफिस को 3,000 रुपए, और ब्रांच ने अपनी बुक्स में एंट्री डाल दी होगी 3,000 रुपए की। लेकिन जो वो कैश है वो रिसीव हेड ऑफिस ने किया 1 दिसंबर 2012 को। पहले आप बताओ आप कहाँ खड़े हो, आप कहाँ खड़े हो भैया? लिखिएगा मत, मैं लिख रहा हूं सिर्फ। आप कहाँ खड़े हो? सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड वेट करिए जरा। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सर एक सेकंड हो गया, ठीक है स्टार्ट करते हैं सर। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। कैश भेजा ब्रांच ने हेड ऑफिस को 3,000 रुपए। क्या डेट थी? 31 दिसंबर 11, 31 दिसंबर 11 को। तो ब्रांच ने एंट्री यहीं पर कर दी होगी अपनी बुक्स में, हेड ऑफिस टू कैश, ब्रांच ने एंट्री कर दी होगी। लेकिन हेड ऑफिस ने ये एंट्री कब की? नेक्स्ट डे 1 जनवरी को, नेक्स्ट डे 1 जनवरी को एंट्री की उन्होंने। तो जब आप 31 दिसंबर को 31 दिसंबर को इनकॉर्पोरेशन करोगे तो क्या डिफरेंस आएगा? ब्रांच की बुक्स में तो ये एंट्री हो रही होगी हेड ऑफिस टू कैश, लेकिन हेड ऑफिस की बुक्स में ये एंट्री नहीं हो रही होगी कैश टू ब्रांच। तो क्या करना पड़ेगा अब आपको? बोलिए क्या करना पड़ेगा आपको? हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री करनी पड़ेगी कैश, वो भी कौन सा कैश? इन ट्रांजिट। अभी पहुंचा नहीं है, प्रॉपर कैश को डेबिट नहीं कर सकते, वो इन ट्रांजिट भी लिखना पड़ेगा। कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच करंट अकाउंट 3,000 रुपीज, 3,000 rupees. Narration being cash in transit, being cash in transit recorded, being cash in transit recorded। नेक्स्ट पॉइंट पर चले, अगर ये समझ में आया हो तो। यस सर। Yes, sir.
Yes, sir. सेकंड पॉइंट हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस एंड चार्ज टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस। सर कुछ समझ में नहीं आई बात, मैं समझाता हूं आपको। ये हेड ऑफिस है, ये हमारी ब्रांच है। क्या हुआ हेड ऑफिस ने कुछ स्टॉक भेजा ब्रांच को, क्या एंट्री करेगा? अभी देख के आए हो आप, हेड ऑफिस ये एंट्री करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ओके, लेकिन क्या हुआ, ये जो गुड्स हैं ये लॉस्ट इन ट्रांजिट, ये लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गए, रास्ते में ही खो गए। तो बताओ जिम्मेदारी किसकी? हेलो, छोटी भाई को फोन करो, छोटे भाई को फोन कर रहा हूं तेरे पास, भाई किसकी जिम्मेदारी होगी? गुड्स खो गए, किसकी जिम्मेदारी होगी? हेड ऑफिस। जो भी कह रहे हैं हेड ऑफिस या जो भी कह रहे हैं ब्रांच, वो सभी गलत है भैया, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। वो तो खो गए, हेड ऑफिस ने भेजे थे, लेकिन एंट्री कौन डालेगा, इस बात की जिम्मेदारी किसकी है, ये क्वेश्चन है। एंट्री कौन डालेगा? सर एंट्री दो हो सकती है। कैसे भैया? एक तो ये एंट्री कर लो, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, यानी हेड ऑफिस ये एंट्री कर दे। या तो उसने क्या किया, ब्रांच को डेबिट किया था गुड्स भेजते वक्त, अब गुड्स खो गए तो उसने उतनी अमाउंट से ब्रांच को क्रेडिट कर दिया, और लॉस इन ट्रांजिट को डेबिट कर दिया। लॉस इन ट्रांजिट P&L को हिट करेगा। दूसरी चॉइस क्या है सर? सर दूसरी चॉइस ये है कि ब्रांच एंट्री कर दे अपनी बुक्स में लॉस की, ब्रांच लॉस इन ट्रांजिट को ब्रांच डेबिट कर दे और टू हेड ऑफिस कर दे, वो टू हेड ऑफिस अकाउंट, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। ब्रांच ने जब गुड्स भेजे थे ये एंट्री कर दी, सॉरी हेड ऑफिस ने जब गुड्स भेजे थे ये एंट्री कर दी, क्योंकि ब्रांच ने रिसीव नहीं किए तो ब्रांच ने कोई एंट्री अभी तक नहीं की, और पता चला वो गुड्स ब्रांच के पास कभी पहुंचेंगे भी नहीं क्योंकि वो रास्ते में ही खो गए। तो दो चॉइस बनती हैं, या तो हेड ऑफिस की बुक्स में जो एंट्री पहले की थी उसको रिवर्स कर दो, ब्रांच को डेबिट किया था क्रेडिट कर दो, लॉस इन ट्रांजिट डेबिट कर दो कि भैया वो गुड्स जो भेजे थे वो खो गए रास्ते में, या फिर ब्रांच को बोलो कि भैया लॉस आप बुक कर लो, हमें इतना पैसा दे दो, आप जिम्मेदारी ले लो लॉस की। ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री करेगा कि सामान खो गया, हेड ऑफिस को मुझे इतना पैसा देना है, उसने हेड ऑफिस को क्रेडिट कर दिया। कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम? सवाल ने क्या कहा है आपसे? ब्रांच मैनेजर रिफ्यूज टू एडमिट एनी लायबिलिटी। ब्रांच मैनेजर ने कह दिया कि भैया हम अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो ये एंट्री यानी हेड ऑफिस एंट्री पास करेगा अपनी बुक्स में, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच करंट अकाउंट, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच करंट अकाउंट। 1700 being loss in transit recorded। किसी को कोई दिक्कत है तो मैं एक बार और बताऊं या चलूं आगे? आगे चलो सर। ओके, अब जरा एक बार अपने कैलकुलेटर पे देखेंगे हेड ऑफिस की बुक्स में क्या बैलेंस था ट्रायल बैलेंस का। हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में ब्रांच का क्या बैलेंस था? 133,710 डेबिट। आप हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस पर लिखिएगा मत, हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस पर नजर मारेंगे तो ब्रांच का ये बैलेंस आ रहा था 133,710 डेबिट, और आपने अभी 3,000 से क्रेडिट कर दिया ब्रांच को और 1,700 से क्रेडिट कर दिया ब्रांच को। तो बताओ अब कितना बैलेंस बचेगा? बताओ जरा फटाफट से। 129,010। 129,010। देखिए जरा, यही बैलेंस है ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में। हाँ सर यही बैलेंस है। बैलेंस मैच हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए भगवान का, शुक्रिया, हमारा बैलेंस मैच हो गया। ठीक है, निखर गए ना अब आप रिकंसिलिएशन सीख गए, यानी कि
सिंपल क्वेश्चन है तो कोई बात ही नहीं है। मुश्किल भरा क्वेश्चन है, बैलेंस मैच नहीं है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हम निखर गए ना। ओके सर, ज्यादा मत पकाइए सर। वर्किंग नोट नंबर 2, स्टेप 2 पे क्या करते हैं हम? फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। किसके? ब्रांच के। तो स्टेप 2 पे हम प्रिपेयर करेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ ब्रांच। 11वीं में जो बच्चे अकाउंट पढ़ के आए हैं फटाफट से बताएंगे फाइनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट। अभी आप लिखिएगा मत जो मैं लिख रहा हूं। ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट। मैडम एक आंसर और दीजिए। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। वेरी गुड, वेरी गुड, बैलेंस शीट। यानी हमें ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है ब्रांच की। लेकिन अभी भगवान ने आपका रास्ता मुश्किल किया था लेकिन अब आसान कर दिया। आप देखिए जरा, आप देखिए ब्रांच का ट्रायल बैलेंस देखिए, उसमें प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है आपको 31700 इस साल का। दे रखा है नहीं दे रखा है? सर दे रखा है। प्रॉफिट फॉर 2011। तो भगवान ने हमारा काम आसान कर दिया, ट्रेडिंग P&L खत्म कर दिया। यानी ये हमें नहीं बनाना, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बनानी है? ब्रांच की बैलेंस शीट। डेबिट, सॉरी अकाउंट नहीं है, सॉरी। यहां लिखिएगा आप लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। किस किस को याद है 11th क्लास का फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर, जिसमें हम ट्रायल बैलेंस का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे? 16th या 17th चैप्टर है। ट्रायल बैलेंस का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो आ जाइए ब्रांच के ट्रायल बैलेंस पर। फिक्स्ड एसेट दे रखे हैं ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में 95,000। कहां लिख दूं भैया? लायबिलिटी साइड लिख दूं? नो सर, एसेट साइड। एसेट साइड लिखो तो लिखो, फिक्स्ड एसेट्स 95,000। प्रॉफिट कहां लिखूं? प्रॉफिट कहां लिखूं? प्रॉफिट लायबिलिटी साइड। तो वो लायबिलिटी साइड भी। लायबिलिटी साइड। प्रॉफिट 2011 का। मुझे पता है जिन बच्चों ने उत्तर नहीं दिया उनके दिमाग में डाउट है, सर प्रॉफिट लायबिलिटी साइड क्यों? अरे भैया कैपिटल में ऐड होता है प्रॉफिट, इतना तो पता होगा। कैपिटल कहां लिखते हो? इस साइड। तो प्रॉफिट भी यहाँ लिख दो। पर कैपिटल तो है ही नहीं यहाँ पे, लायबिलिटी साइड। कैपिटल में कहां ऐड कर रहे हैं हम? भैया ब्रांच की कैपिटल नहीं होती, ब्रांच कैपिटल हेड ऑफिस की ही यूज करती है, इसलिए प्रॉफिट अलग से आएगा। कोई कैपिटल नहीं होती है जिसमें ऐड कर देंगे, अलग से लिखेंगे। ओके सर। स्टॉक एसेट साइड। शाबाश, 50460। डेटर्स एसेट साइड 19100। क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड 10400। कैश 6550 एसेट साइड। और हेड ऑफिस का क्या लिखूं? हेड ऑफिस यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है ना, हेड ऑफिस करंट अकाउंट 129010। एक बार सभी बच्चे टोटल करेंगे, मैच करके बताएंगे फटाफट से। फास्ट एवरीबॉडी। सेम है सर। मैच है। ओके, आपका नाम उज्जवल है जिसने आंसर दिया अभी? तनिष सर। उज्जवल जी थैंक यू। तनिष नाम है सर इसका। मैंने भी सर सेम है सर दोनों। ओके ओके थैंक यू, जिसने भी आंसर दिया थैंक यू भाई। ओके आगे चलेंगे हम। वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3 क्या था हमारा? स्टेप 3। सर अभी तो याद नहीं है सर, देख के ही बताएंगे सर। तो छापो भैया छापो, देखो आ जाओ स्टेप 3 पे।
ट्रेडिंग P&L बनाने थे सर हेड ऑफिस के। अच्छा बनाओगे क्या? पूछ रहा हूँ आपसे, बनाओगे क्या हेड ऑफिस के ट्रेडिंग P&L? नो सर। नो सर। वेरी गुड। और बताइए बनाओगे क्या ट्रेडिंग P&L हेड ऑफिस के? तब प्रॉफिट टू No, बी sir. नो सर। वेरी गुड वेरी गुड। आप हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो 2011 का प्रॉफिट दे रखा है आपको 52200। इट मींस जय हो, क्वेश्चन की जय हो, उसने आपका काम आसान कर दिया, प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे दिया आपको। वर्किंग नोट नंबर 3 में ये स्टेप नहीं करना, स्टेप 3 आपका स्किप हो गया, आपको ट्रेडिंग P&L हेड ऑफिस के नहीं बनाने। तो आप स्टेप 4 पे आ जाएंगे जो कि क्या है, बोलिए। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच। ब्रांच। हेड ऑफिस और ब्रांच की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है आपको। तो यहां पर लिखेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट थर्ड एज एट 31st December 2011. Liabilities, amount, assets, amount. ओके, फिर से वही करना है सर। क्या करना है? हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस देखना है, बैलेंस शीट बना देनी है। अच्छा अभी दिखाता हूं क्या करना है, बहुत होशियार बन रहे हो। फर्स्ट आइटम आइए हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में, इशूड शेयर कैपिटल 8 लाख रुपीस। यहां लिख देता हूं मैं। अभी एक बच्चे ने बताया था कि सर कैपिटल इधर आएगी, इशूड शेयर कैपिटल 8 लाख रुपीस। ओके ओके। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस 25,310। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है 1 जनवरी 2011, और बैलेंस शीट कब बना रहे हो? 31 दिसंबर 2011, एक साल बाद। तो इसको अभी नहीं लिख सकते हम, इसका देखेंगे क्या होगा, डेट अलग अलग है। फिर है जनरल रिजर्व, फिर है जनरल रिजर्व 1 लाख रुपीस। ओके सर, जनरल रिजर्व 1 लाख रुपीस। फिर है सर फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट सर अभी अभी हमने देखा था, यहां लिखेंगे। क्या वैल्यू है जरा बताना फिक्स्ड एसेट की? फिक्स्ड एसेट की वैल्यू है 5,30,000। मैं यहां लिख दूं 5,30,000 आउटर कॉलम में, फटाफट से बताइए, यहां लिख दूं 5,30,000? फटाफट बताइए। दोनों के ऐड होंगे ना शायद इसमें। यस, बहुत ही बढ़िया जवाब, दोनों के ऐड होंगे। ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है भैया, खाली हेड ऑफिस के थोड़ी ना लिखे जाएंगे, ब्रांच के भी तो आएंगे। तो 5,30,000 तो हेड ऑफिस के, और ब्रांच के कितने थे फटाफट से बताओ? 95,000। 95,000। टोटल आएगा 6,25,000। ओके सर, आगे नेक्स्ट आइटम है हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में स्टॉक। तो क्या आउटर कॉलम में लिख दूं स्टॉक 222,470? नहीं नहीं सर, अभी तो बताया, कितनी बार पूछोगे। ओके सॉरी, 222,470 इनर कॉलम में, और ब्रांच का जो स्टॉक है 50,460 वो भी ऐड हो जाएगा, और आउटर कॉलम में आएगा 272,930। उसके बाद हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में, यस बोलिए। डेटर्स हेड ऑफिस के ये रहे, ब्रांच के ये रहे, टोटल आ जाएगा इनका 6,9600। क्रेडिटर्स 2,1900। सर ये हेड ऑफिस के हैं,
और ब्रांच के कितने थे सर 10400, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 32300। नेक्स्ट आइटम सर प्रॉफिट दे रखा है 2011 का, ये आ जाएगा सर, यस 2011 का प्रॉफिट है, ये आ जाएगा सर। कितना है 52200। देखो मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूं, मैं ये अलग से बताऊंगा आपको, आप जस्ट ये लिख कर छोड़ दीजिए प्रॉफिट, यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको क्या अमाउंट आएगा, इसकी कुछ एडजस्टमेंट है। ओके सर, नेक्स्ट आइटम देखिए हेड ऑफिस ट्रायल बैलेंस में कैश बैलेंस, यहाँ आ जाएगा कितना है सर 62730। ब्रांच में कितना है सर 6550। टोटल आ जाएगा बाहर 69280। ओके, उसके बाद ब्रांच करंट अकाउंट है हेड ऑफिस में, ब्रांच करंट अकाउंट है हेड ऑफिस में। देखिए दोस्तों, आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि सर ब्रांच करंट अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है हेड ऑफिस की बुक्स में, तो उसको मैं यहां लिख दूं एसेट साइड क्योंकि डेबिट बैलेंस है। लेकिन आप लोग मत लिखिएगा, मैं लिख रहा हूं और मैं बताऊंगा कि मैंने आपको क्यों नहीं लिखवाया, अभी बताऊंगा। अभी आप लोग ये लिखिएगा मत, मैं लिख रहा हूं सिर्फ। ओके सर, सर एक प्रॉफिट के बारे में कुछ बात करनी है आपको, और सर एक ये जो ब्रांच लिखा हुआ है इसके बारे में कुछ बात करनी है आपको। ओके, शुरू करते हैं। हाथ आगे बढ़ाइए और एक कसम खाइए, हाथ आगे बढ़ाइए और एक कसम खाइए। जब भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे सर, जब भी हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो एक बात का याद रखेंगे कि भैया जो जर्नल एंट्रीज की थी हमने रिकंसिलिएशन की, उसका भी इफेक्ट डालना है आपको। भैया सवाल ने जो ट्रायल बैलेंस दे रखी है ना, उसके बाद आपने कुछ जर्नल एंट्रीज किए हैं, अभी 2 जर्नल एंट्रीज किए हैं आपने रिकंसिलिएशन की हेड ऑफिस की बुक्स में, तो क्या इन 2 जर्नल एंट्रीज का इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में होगा? सवाल में जो दे रखा है बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने एंट्री अब डाली है, ट्रायल बैलेंस पहले का बना हुआ है। अच्छा सर, हाँ जी, तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो जर्नल एंट्रीज है रिकॉन्सिलिएशन की, इसका इफेक्ट आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में डालना है क्योंकि ट्रायल बैलेंस में इसका इफेक्ट नहीं है। ओके सर, तो पहली आ जाओ, पहली रिकंसिलिएशन एंट्री पे आ जाओ। क्या है? कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच करंट अकाउंट। कैश इन ट्रांजिट कहां लिख दूं मैं? यही लिख देता हूं मैं, आपने तो ब्रांच लिखा ही नहीं होगा, कैश के नीचे लिख देना कैश इन ट्रांजिट। डेबिट है तो एसेट साइड ले लिया मैंने 3000 रुपीज। और सर सेकंड जो इफेक्ट है ब्रांच क्रेडिट हो रही है, तो भैया आपका ब्रांच में कितना बैलेंस था हेड ऑफिस में बताना जरा। सर ये था 133710 डेबिट था, और आपने इसको पहली रिकंसिलिएशन एंट्री में 3000 से क्रेडिट कर दिया, तो 3000 माइनस कर दोगे आप यहां से। ओके सर, एसेट साइड है, क्रेडिट किया 3000 तो माइनस हो जाएगा। अच्छा सर, सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री है लॉस बाय ट्रांजिट अकाउंट डेबिट 1700 टू ब्रांच करंट अकाउंट 1700, यानी ब्रांच को क्रेडिट करना है तो एसेट साइड 1700 और लेस कर दो इसमें से। और सर जो लॉस इन ट्रांजिट है उसका क्या होगा? आ जाओ, उसका क्या होगा मैं तुम्हें बता देता हूं। इसके नीचे प्रिपेयर कीजिएगा आप, मैं साइड में कर रहा हूं। यहां पर लिखोगे आप वर्किंग नोट नंबर 4, एक अकाउंट बनाओगे जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें क्या करेंगे सर हम? अभी दिखाता हूं ना जादू आपको, क्या करेंगे इसमें। इसमें लिखेंगे, यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट का, जो शुरुआत में आपको दे रखा था 25310 बाय बैलेंस पीडी। अच्छा सर, इसीलिए रोका था आपने कि भैया इनका एक अलग अकाउंट बनेगा? हाँ भैया, इसीलिए रोका था। तो लिखो हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में आपको दे रखा है P&L का ओपनिंग बैलेंस 25310, वो यहां लिख दिया आपने 25310। फिर इस साल का प्रॉफिट कितना बताया आपको हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में? देखिए वो बताया आपको 5220, 5220
00, लेकिन 1700 का एक नुकसान भी है, याद रखिएगा। रिकंसिलिएशन की सेकंड एंट्री में 1700 का नुकसान है, लॉस है, वो प्रॉफिट से कम हो जाएगा और नेट फिगर आपकी बाहर आएगी 50500। ये यहाँ पर आ जाएगा आपका टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस CD 75810। सर ये किसका P&L एप्रोप्रिएशन है भैया? सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस का बनाया है हमने। आप देखो हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में वो कह रहा है पहले से इतने प्रॉफिट पड़े हुए हैं हमारे पास 25310, वो कह रहा है इतने और कमा लिए हमने साल के दौरान 52200, लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाद एक एंट्री और करी आपने, लॉस को डेबिट किया था, तो वो यहाँ से प्रॉफिट कम हो जाएगा, 1700 का लॉस हट जाएगा। इस साल का नेट प्रॉफिट ये आ गया, टोटल प्रॉफिट ये हो गया आपके पास 75810। तो सर यहाँ पर 75810 बाहर लिखे हैं इनर कॉलम में? भाई इनर कॉलम में लिखो, ये तो सिर्फ हेड ऑफिस का P&L आया है फाइनल, ब्रांच का इसमें ऐड करना है। अभी कितना था ब्रांच का? 31700, तो टोटल हो जाएगा आपका 107510। सर ये दोनों प्रॉफिट साइड एक का बार, यस डाउट्स बोलिए। सर ये प्रॉफिट एक बार दोबारा बता दो। प्रॉफिट मैं एक बार फिर से बता देता हूं। प्रॉफिट की आप अपना क्वेश्चन देखिए, 3 जगह प्रॉफिट की चर्चा हो रही है। एक बार तो हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में प्रॉफिट की चर्चा हो रही है, 1 जनवरी 2011 को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, फिर इस साल का प्रॉफिट दे रखा है 52200, तो आपने ओपनिंग प्रॉफिट ये लिख लिया 25310, इस साल का प्रॉफिट ये हो गया, तो टोटल प्रॉफिट ये हो गया आपके पास 25310 52200। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में घाटा है आपके पास 1700 रुपए का, वो आपने प्रॉफिट से कम कर दिया, तो टोटल प्रॉफिट ये हुए आपके ओपनिंग प्रॉफिट 25310 प्लस इस साल का प्रॉफिट 52200 माइनस कुछ लॉस बाय ट्रांजिट 1700, तो टोटल प्रॉफिट ये आया आपका 75810। सिर्फ हेड ऑफिस की बात मैं करूं तो, और ब्रांच का जो प्रॉफिट है वो तो फाइनल है, उसमें कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। प्रॉफिट फॉर 20111 ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में 31700, तो टोटल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ये हो गया आपके पास। बताइए किसको समस्या है? बोलिए जरा। ठीक है सर, आगे सर। फिर से पूछना है, मैं रिपीट कर दूंगा, बिल्कुल डाउट मत रखिएगा अपने मन में, बता दीजिए, शर्माइए मत। वो सर आ गया। और लोग भी बताइए। आगे सर। यस सर, समझ आ गया। समझ आ गया सर। अच्छा, मैंने एक चीज मना की थी आपसे कि यहाँ ब्रांच मत लिखिएगा। अच्छा ओके, इसका बताइए जरा फाइनल बैलेंस क्या आता है? 129,010। और आप अब एक चीज देखेंगे, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर यहां पर ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, याद रखना। आपने ब्रांच का बैलेंस ले लिया, हेड ऑफिस का भी तो लोगे? हाँ सर लेंगे। हेड ऑफिस का कितना है ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में? देख लो 129,010, तो इतना ही यहां लिख दिया आपने, इतना ही यहां लिख दिया आपने, क्या जरूरत है इसकी? इसको लिखो ही मत, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, कंसोलिडेटेड है ना जो ग्रुप की, इसमें हेड ऑफिस और ब्रांच की क्या चर्चा करनी, कुछ भी नहीं। आपने देखा कि ब्रांच का डेबिट बैलेंस था, हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में देखिए फटाफट से, ब्रांच आ रहा था डेबिट साइड 133,710। हाँ सर, तो हमने एसेट साइड लिख दिया 133,710। उसमें से सर हमने ब्रांच को 2 बार क्रेडिट किया था रिकंसिलिएशन में, तो हमने 3000 और 1700 माइनस कर दिए, तो देखा हमने 129,010 आ रहा है सर। ओके, और एक आइटम और है सर हमारे पास ब्रांच का ट्रायल बैलेंस में, हेड ऑफिस का करंट अकाउंट, वो सर क्रेडिट साइड है 129,010, उसको सर यहाँ लिखो क्रेडिट साइड, लेकिन इतना ही अमाउंट यहाँ लिखना, इतना ही अमाउंट यहाँ लिखना, क्या जरूरत है इस बात की? कोई जरूरत नहीं है सर। और वैसे भी ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, इसमें हेड ऑफिस और ब्रांच इस तरीके के शब्द अच्छे नहीं लगते। ओके सर, बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो? बताइए दोस्तों।
आ गया सर। एक बार टोटल लगा लीजिए। यस सर, मैच हो गया। टोटल मैच है जी। यस सर। ओके, आज की क्लास समाप्त करते हैं हम फटाफट से। सर आपने बताया था शुरू में कि सर 4 टॉपिक पढ़ने हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, फॉरेन ब्रांच, फॉरेन हेड ऑफिस और होलसेल ब्रांच। सर इंडिपेंडेंट शुरू कराया था आपने। सर इंडिपेंडेंट वो होते हैं जो अपने सेट ऑफ बुक्स खुद मेंटेन करते हैं। और सर एक गोल्डन रूल है कि सर याद रखना आपने हमारी बात कि हेड ऑफिस अलग है और सर ब्रांच अलग है। सर इनको एक साथ मत मान लेना सर, सर ये अलग अलग होती है अकाउंटिंग पर्पस के लिए। सर इनकी प्रैक्टिकली प्रॉफिट एक है पर अकाउंटिंग अलग अलग करते हैं। अच्छा भैया, अच्छा, हाथ जोड़ दिए मैंने आपके, मान ली मैंने आपकी बात, ठीक है भैया। सर ओके सर, फिर आपने बताया था इनकॉर्पोरेशन में सबसे पहले रिकंसाइल करते हैं हेड ऑफिस और ब्रांच के बैलेंस को। इस सवाल में आपने देखा रिकंसिलिएशन किस तरीके से की जाती है। आपने देखा 2 आइटम मिसिंग थे, 4700 का डिफरेंस था और सवाल ने आपको बता भी 4700 का डिफरेंस क्यों आ रहा है। आपने फिर उसको जर्नल एंट्री पास करके ठीक कर दिया। जैसे ही आपने रिकंसिलिएशन की एंट्री की, आप एक बात याद रखोगे कि इन रिकंसिलिएशन की एंट्रीज का इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा, कंसोलिडेटेड में भी जाएगा और ब्रांच की बैलेंस शीट में भी जाएगा। सर ब्रांच की बैलेंस शीट में भी जाएगा, ये तो नहीं बताया आपने। आपने तो ये कहा था कि रिकंसिलिएशन की एंट्री करते वक्त कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट लेना, याद रखना। वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि इस सवाल में जो रिकंसिलिएशन की एंट्रीज हैं वो सिर्फ हेड ऑफिस की बुक्स में हो रही हैं, तो उनका इफेक्ट सिर्फ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आएगा। अगर रिकंसिलिएशन की कोई ऐसी एंट्री होती इस सवाल में जो ब्रांच की बुक्स में करते आप, तब उसका इफेक्ट ब्रांच की बैलेंस शीट में भी डालते। सर ऐसा करो, इसको लिखवा दो सर, अभी लिखवा देंगे भैया, नोट लिखवा देंगे, कोई बात नहीं। ओके सर, फिर आपने स्टेप 2 बताया था फाइनल अकाउंट्स बनाने ब्रांच के, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। लेकिन सर ट्रेडिंग P&L तो आपने बनवाया नहीं। ओ गलती हो गई, नहीं ट्रेडिंग P&L इसलिए नहीं बनवाया, सवाल ने प्रॉफिट दे रखा था आपको। ओके सर, बैलेंस शीट बनाई फिर आपने ब्रांच की। सर फिर अगले स्टेप पे आपने कहा था इनकॉर्पोरेशन में फाइनल अकाउंट्स बनाने हेड ऑफिस के। सर इसका भी ट्रेडिंग P&L नहीं बनाया आपने भैया, इसका भी प्रॉफिट दे रखा था सवाल ने। सर फिर आपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना सिखाया। इसमें सर 2 झंझट थे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। सर बाकी काम तो आसान लग रहा था, 2 जगह समस्या आई सर। कहाँ भैया? सर एक तो ये था प्रॉफिट का कुछ पॉइंट था, तो भैया जहां आपको समस्या लग रही है अकाउंट बना लो। ये ओपनिंग प्रॉफिट था 25310, इसमें आपने 52200 ऐड किया, इस साल का प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट हो गया, लेकिन एक लॉस था वो हटा दिया, तो आपका इस साल का हेड ऑफिस का प्रॉफिट आया 75810। उसमें आपने ब्रांच का प्रॉफिट ऐड करके टोटल प्रॉफिट 107510 लायबिलिटी साइड लिख दिया। ओके सर। सर दूसरा झंझट क्या था कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में? दूसरा झंझट ये था कि मैंने आपसे कहा था यहाँ ब्रांच मत लिखना, हेड ऑफिस मत लिखना। क्यों कहा था? क्योंकि अल्टीमेटली आपने देखा दोनों साइड बैलेंस सेम आने वाला है, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हेड ऑफिस और ब्रांच किस तरीके के शब्द अच्छे नहीं लगते। कंसोलिडेटेड मतलब कंसोलिडेटेड, अलग अलग क्या बात करनी, इसलिए हम इनको नहीं लिखते हैं। समस्या है तो कोई बताइए। हेलो छोटू, मॉल के बाहर आ रहा हूँ 10 मिनट, मॉल के बाहर आ रहा हूँ 10 मिनट। बोलिए दोस्तों, बोलिए बोलिए बोलिए। नो सर, कहीं डाउट नहीं है। Was it good? Was the class okay? Good? यस सर। यस सर। यस सर। देखिए पहली क्लास थी हमारी और अभी हम धीरे धीरे एक दूसरे को जानेंगे और बॉन्डिंग बनेगी हमारे